बशर अल असद के डॉक्टर से डिक्टेटर बनने की कहानी बताते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई फिल्मी कहानी है। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद वर्ष 1970 के तख्ता पलट के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी खून खराबा किया। वर्ष 1982 में उन्होंने आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ हुए संघर्ष में 20,000 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। हाफिज अल असद को उस जमाने का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था और उनके बाद उनके बड़े बेटे बासिल अल असद को सीरिया का अगला राष्ट्रपति बनना था। लेकिन जनवरी 1994 में बड़े बेटे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और बहुत सारे लोग इस दुर्घटना को भी एक गहरी साजिश का हिस्सा मानते थे। बड़े बेटे की मौत के बाद हाफिज अल असद बहुत टूट गए और उन्होंने यह फैसला किया कि अब उनका छोटा बेटा बशर अल असद उनका उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय उनका छोटा बेटा बशर अल असद लंदन में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था और एक आई सर्जन बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो बशर अल असद असल में एक डॉक्टर हैं और वो भी आंखों के डॉक्टर हैं। आंखों के डॉक्टर थे, लंदन में रहते थे। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई उनकी दिलचस्पी थी। लंदन में अच्छी खासी जिंदगी उनकी चल रही थी, डॉक्टर बन चुके थे और उन्हें सीरिया में राष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बड़े भाई की मौत के कारण उन्हें अपनी ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर सीरिया वापस आना पड़ा और नियमों के मुताबिक वो सीरिया की सेना का हिस्सा बन गए, यानी उन्हें फौज में शामिल कर लिया गया। वर्ष 1999 आते आते बशर अल असद सीरिया की सेना में कर्नल बन चुके थे और बाद में वो अपने पिता के सलाहकार भी बने, यानी धीरे धीरे उन्हें ट्रेन किया गया। पहले उन्हें फौज में रखा गया, उनकी फौज की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उन्हें राजनीति सिखाई गई और अपने पिता जो कि राष्ट्रपति थे उस समय, उनके वो सलाहकार बने। और फिर वर्ष 2000 में जब उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो असद 34 वर्ष की उम्र में सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रपति बन गए और इसके लिए सीरिया के संविधान को भी बदलना पड़ा, क्योंकि सीरिया का संविधान इतने छोटे उम्र के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए उसमें प्रावधान नहीं था। उसे बदला गया और उसमें यह प्रोविजन डाला गया कि 34 साल का कोई व्यक्ति भी अब राष्ट्रपति बन सकता है। बशर अल असद की सोच काफी प्रगतिशील थी और वो सीरिया में बड़े बड़े बदलाव लाना चाहते थे और लाते भी, क्योंकि वो विदेश में पढ़े हुए थे, उनके विचार काफी आधुनिक थे, खुले हुए थे और वो सीरिया को भी एक तरीके से आधुनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने सीरिया में इंटरनेट और कंप्यूटर के विस्तार के लिए एक योजना बनाई, जिसे वहां की सेना के विरोध के कारण तब रोक दिया गया। यह पहला मौका था जहां बशर अल असद को यह एहसास हुआ कि उनके आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए सीरिया के लोग और सीरिया की व्यवस्था अभी तैयार नहीं है और वो ये होने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी कोशिशों को जारी रखा और वो सीरिया को गरीबी से निकालकर काफी आगे तक लेकर गए। वर्ष 2000 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब सीरिया की जीडीपी 1,60,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बशर अल असद अपनी अलग सोच और नीतियों से इस जीडीपी को 2011 में 5,60,000 करोड़ रुपए पर ले गए। यह वो समय था जब बशर अल असद की छवि एक डॉक्टर राष्ट्रपति की थी, यानी एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले डॉक्टर है, जो विदेश में पला बड़ा है, जिसकी सोच बहुत आधुनिक है, जो आगे की सोचता है। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 में उनकी सरकार के खिलाफ उनके ही देश में विद्रोह शुरू हो गए और इस विद्रोह ने उन्हें एक भोले भाले डॉक्टर से डिक्टेटर बना दिया और उनके कारण सीरिया में 3 लाख लोग मारे गए और सीरिया की जीडीपी 5,60,000 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए की रह गई। जो बशर अल असद एक जमाने में खून देखकर डर जाया करते थे, उन्होंने ही सीरिया के विद्रोहियों और आम नागरिकों पर केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करवाया, जिनमें हजारों लोग मारे गए और सीरिया एक खंडर जैसा देश बन गया। लोग बशर अल असद को क्रूर कहने लगे, पत्थर दिल कहने लगे। बशर अल असद ने राष्ट्रपति बनने के बाद वर्ष 2000 में शादी की और उनकी पत्नी का नाम है अस्मा अल असद और अस्मा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि बशर अल असद कोई भी फैसला लेने से पहले
अपनी पत्नी की राय जरूर लेते हैं। और मैं खुद बशर अल असद और उनके घर में उनसे जाकर मिल चुका हूं और आज मैं आपको कुछ अनुभव बताता हूं। वर्ष 2017 में जब सीरिया में ऐसा ही गृह युद्ध चल रहा था, ISIS ने एक बार फिर से तब हमला किया था, तब मैं सीरिया के इस युद्ध को कवर करने के लिए गया था। और जब मैं दमास्कस पहुंचा तो हमने राष्ट्रपति असाद से संपर्क किया और हमने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। और राष्ट्रपति असाद से जब बात हुई और उन्हें पता चला कि भारत से कोई पत्रकार आया है उनसे मिलने के लिए, तो राष्ट्रपति असाद ने हमें अपने घर बुलाया और मैं आपको उनका एक छोटा सा एक जेस्चर बताता हूं। हमारे स्वागत के लिए उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर का दरवाजा खुद आपके लिए खोलूं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही हम उनके घर के बड़े से दरवाजे पर पहुंचे, वो दरवाजे के ठीक पीछे खड़े हुए थे, खुद दरवाजा खोलकर हमारा स्वागत करने के लिए। उसके बाद हम उनके साथ बैठे और जितने भी हमने उनके साथ बातचीत की, मेरा जो अपना निजी अनुभव रहा, स्वभाव में बहुत सौम्य थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी बातें करते थे। दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी उनके पास थी। और वो सीरिया को बहुत आधुनिक बनाना चाहते थे, विकास की बातें करते थे, इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। लेकिन ऐसा लगा कि एक डॉक्टर जो लंदन में पढ़कर आया है, वो सीरिया की व्यवस्था के कारण अब बहुत मजबूर हो चुका है और उस डॉक्टर को हालात ने एक डिक्टेटर बना दिया है। और जो व्यक्ति इतनी सौम्यता से बात करता है, जो इतनी आपकी खातिरदारी कर रहा है, उस व्यक्ति के उस चेहरे के पीछे एक क्रूर चेहरा भी था। और वो क्रूर चेहरा सिर्फ अपनी सत्ता को बचाना चाहता था, सिर्फ सीरिया की सिंहासन पर बने रहना चाहता था और उसके लिए वो कोई भी फैसला, कोई भी कठिन फैसला लेने के लिए तैयार थे। तो जब मैं वहां पर गया था, मैंने भी ये देखा कि उस समय भी 2017 में भी पूरा सीरिया बशर अल असद के कब्जे में नहीं था। सीरिया की अलग अलग पॉकेट्स थी जहां पर अलग अलग संगठनों ने अपने अपने कब्जे किए हुए थे। उस समय रशिया का पूरा समर्थन था बशर अल असद की सेना को और हम फ्रंट लाइन तक होकर आए। और जब हम गए दमास्कस से आगे फ्रंट लाइन तक, यानी सीमाओं तक, तो बहुत बार ऐसी जगहें आई जहां बीच में से जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पर, उस क्षेत्र में सीरिया की सेना का कब्जा नहीं है, किसी और का कब्जा है। तो जब आप गए हैं तो हो सकता है उस इलाके में सीरिया की सेना का कब्जा है, लेकिन जब आप वहां से वापस आ रहे हैं तब तक किसी और का कब्जा हो चुका था। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमने वहां देखे और जब आसपास हम वहां पर घूमे तो हमने देखा कि पूरा जो देश है वो एक खंडर में तब्दील हो चुका है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि सिंहासन और समय का चक्र, और समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। इस दुनिया में लोग जो सोचते हैं कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को ऐसे ही अमेरिका ने मार दिया था। लीबिया के तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी की भी विद्रोहियों ने बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और हाल ही में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब उन्हें रातों रात अपने महल को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इससे यह पता चलता है कि समय से बड़ा, समय से बलवान कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई तानाशाह अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझता हो, चाहे उसे अपने बारे में कितनी भी गलतफहमी हो, चाहे वो 50-50 वर्षों से शासन कर रहा हो, लेकिन वक्त बदलते समय नहीं लगता। एक रात में सब कुछ बदल सकता है और असद के साथ भी यही हुआ। आज आपको आतंकवाद पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर भी एक नजर डालनी चाहिए। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो सीरिया के विद्रोही गुट हयात पर लगे प्रतिबंध को अब हटा सकता है। इसका मतलब यह कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चल रही है, पूरी दुनिया ने तालिबान को मान्यता दे दी है, जो कि एक जमाने में इतने कट्टर और क्रूर हुआ करते थे, जो आतंकवाद का दूसरा नाम हुआ करते थे, आज तालिबान से पूरी दुनिया बात करती है। आज तालिबान को सबने मान्यता दे दी है। ठीक वैसे ही सीरिया में अब आतंकवादी संगठन की सरकार का शासन होगा। अब वहां भी आतंकवादी ही शासन करेंगे और पूरी दुनिया इन्हीं आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाएगी, इनके साथ फोटो खिंचवाएगी और इन्हें बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, बैठकों में बुलाया भी जाएगा। सीरिया के ही कुछ और इलाकों में
आईएसआईएस का कब्जा है और वहां वो अपनी सरकार चलाएगा। अब ये वही संगठन है जिसे पहले आईएसआई यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक कहा जाता था, लेकिन बाद में ये आईएसआईएस बना, जिससे अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कहा जाता है। और अब सीरिया में आईएसआईएस के भी अच्छे दिन आ गए। तो आप कल्पना कीजिए कि सीरिया के भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आतंकवादी गुटों की सरकारें होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो आईएसआईएस को इस स्थिति का फायदा नहीं उठाने देंगे, जबकि वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें सीरिया के युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता और अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। सीरिया में जो कुछ हुआ है उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सीरिया का यह गृह युद्ध असल में कैसे शुरू हुआ था? यह वर्ष 2010 की बात है, जब अरब के देशों में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की मांग के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तब सीरिया में भी एक छात्र ने एक दीवार पर स्प्रे करके यह लिख दिया था कि अब डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। डॉक्टर का यहां मतलब है, डॉक्टर का मतलब राष्ट्रपति बशर अल असद से था। तो एक छात्र ने दीवार पर लिख दिया कि डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। अलग अलग अरब देशों में कैसे जनता, आपको याद होगा अरब स्प्रिंग के समय में जनता विद्रोह कर रही थी और बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़कर उन्होंने फेंक दिया था। तो सीरिया के एक छात्र ने लिख दिया कि अगली बारी डॉक्टर की है, डॉक्टर मतलब डॉक्टर असद। इसके बाद सीरिया की पुलिस ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया और इसे इतना टॉर्चर किया कि इसके हाथ और पैर के नाखून तक निकाल लिए। इस अत्याचार के खिलाफ सीरिया में विद्रोह की आग ऐसे भड़की कि पूरा सीरिया धीरे धीरे गृह युद्ध की आग में जलने लगा। धीरे धीरे और जो बड़े संख्या में छात्र थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद वहां के जो युवा हैं वो बाहर निकल आए और धीरे धीरे इसने एक बहुत बड़ी आग पकड़ ली और तब से लेकर अब तक 3 लाख लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। सीरिया से यह सबक मिलता है कि कई बार ऐसी छोटी घटनाएं किसी देश को एक बहुत बड़े गृह युद्ध की तरफ ले जा सकती हैं और फिर वो पूरा की पूरा देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन सीरिया में जो कुछ हुआ, पहले दिन जब छात्रों ने यह बगावत की थी और उसके बाद उस बगावत को जो हवा मिलती रही, उस हवा के पीछे सीरिया के दुश्मन देश थे। सीरिया में बहुत सारे ऐसे देश थे, बाहरी ताकतें थी जो लगातार सक्रिय थी और वो इन सारे लोगों को मदद करते रहे, इन्हें भड़काते रहे, इन्हें पैसा भेजते रहे और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जो असद के खिलाफ हुआ और आखिरकार असद को आज अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसलिए जो बाहरी ताकतों की बात होती है कि बाहरी ताकतें ऐसी होती हैं, वो आज नहीं तो कल किसी देश को हिला देती हैं, वो उस देश में बहुत बड़े बदलाव लेकर आती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सीरिया जो है वो उसका आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे लोग कहते हैं बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ है उसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी बाहरी ताकतें हैं जो शेख हसीना को चाहती थी कि यह सत्ता से बाहर हो जाए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर